हमारे ऐसे बच्चे जो कि दिव्यांग हैं, उनके लिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में क्या स्कोप है, उसके बारे में हमारे एक्सपर्ट, हमारे मुख्य वक्ता सर बताएंगे। सर का इस फील्ड में वास्ट एक्सपीरियंस है, बहुत बड़ा अनुभव है। तो आज हम अपने आप को धन्य समझेंगे कि सर के द्वारा यह उद्बोधन हम सभी को दिया जाएगा। तो करेक्ट 3 बजे हम आज के वेबिनार का शुभारंभ कर देंगे। आदरणीय नागेश जी, क्या हमारे वेबिनार में जुड़ चुके हैं? नागेश जी अगर जुड़ चुके हों तो प्लीज बताएं। एरिया में रिहैबिलिटेशन हुआ है, एजुकेशन एरिया में हुआ है। नागेश जी, अब आगे की जिम्मेदारी आपके पास है। कृपया आप आगे का संचालन संभालें। आज के इस कार्यक्रम में जुड़ रहे सभी विशेष शिक्षा में अपनी भूमिका अदा कर रहे विशेष आवश्यकता वाले बालकों के शिक्षक प्रशिक्षकों को मैं नागेश कुमार पांडे सीआरसी लखनऊ की तरफ से बहुत बहुत स्वागत, वंदन और सभी का अभिनंदन करता हूं। आज का यह कार्यक्रम, जैसा कि आपको ज्ञात है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में दृष्टि दिव्यांग जनों हेतु और दृष्टि दिव्यांग जनों के साथ साथ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज के लिए क्या क्या बातें कही गई हैं, क्या क्या पक्ष रखा गया है, उन पक्षों पर अपनी स्पष्टता और उन पक्षों को हमारे बीच रखकर एक मंतव्य के निर्माण हेतु हमारे साथ आज होंगे आदरणीय एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर जगदीश सर। परम सौभाग्य है हमारा कि डॉक्टर जगदीश चंद्र सर को आज हम सुनेंगे। आप एसोसिएट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, हिंदू कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में, और हमारे सभी प्रतिभागियों का यह परम सौभाग्य होगा कि आज के अवसर पर हम आपकी महंगी राय और आपके विद्वत भावों को सुनेंगे। तो मैं कार्यक्रम को विधिवत प्रारंभ करने से पूर्व सीआरसी लखनऊ के यशस्वी निदेशक आदरणीय श्री रमेश पांडे सर से अनुमति चाहूंगा कि वे हमें अनुमति प्रदान करें और हम कार्यक्रम को विधिवत प्रारंभ करें। हाँ जी पांडे जी, कार्यक्रम शुरू करिए। सादर धन्यवाद सर। आ जाओ। आज के कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हुए सभी प्रतिभागियों को यश के साथ मैं यह ज्ञापित कराना चाहूंगा कि आज का हमारा विषय स्कोप इन नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी 2020 फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज पर एक विद्वत गोष्ठी हेतु यह मंचन है, यह उपस्थिति है। और आज के इस कार्यक्रम में प्रत्यक्ष रूप से अपनी उपस्थिति प्रदान कर रहे संस्थान के यशस्वी निदेशक आदरणीय डॉक्टर श्री रमेश पांडे सर को मैं सादर प्रणाम करता हूं। सर का बहुत बहुत स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। आपके निर्देशन में सीआरसी लखनऊ नित्य नवीन कार्यों के लिए
जाना जा रहा है और आपके कुशल निर्देशन में ही हम कार्यक्रमों की एक श्रृंखला को लेकर के प्रस्तुत हो रहे हैं सभी विशिष्ट जनों के समक्ष में। मैं स्वागत के क्रम में स्वागत करना चाह रहा हूं डॉक्टर जगदीश चंद्र सर का, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, हिंदू कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। और मैं आप सभी जुड़े हुए प्रतिभागियों को, विशिष्ट जनों को, श्रेष्ठ जनों को इस बात से अवगत कराना चाहता हूं कि आदरणीय प्रोफेसर सर सिर्फ इस फील्ड में एक एडमिशियन के रूप में, एक शैक्षणिक गतिविधियों के रूप में नहीं, अपितु एक ज्ञान स्तंभ के रूप में जाने जाते हैं। आपके द्वारा विभिन्न विभिन्न पटलों पर दृष्टिबाधित समाज के उत्थान हेतु महनीय राय और महनीय दिशा निर्देश प्रदान किया जा रहा है, किया जाता रहा है। हमारा सौभाग्य है, सीआरसी लखनऊ का यह सौभाग्य है कि आज आप हमारे बीच हैं और हम आपकी राय सुनेंगे। तो मैं सर्वप्रथम आमंत्रित करता हूं संस्थान के यशस्वी निदेशक को कि आप आए और आज के इस कार्यक्रम में अपना निदेशकीय उद्बोधन प्रस्तुत कर हमें आशीर्वचन प्रदान करें। आदरणीय निदेशक सर। बहुत बहुत धन्यवाद पांडे साहब। आपको मेरी आवाज पहुंच रही है? जी सर, स्पष्ट आवाज। बहुत धन्यवाद। आज के इस वेबिनार में जिसका विषय है स्कोप इन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज, आज के इस बहुत महत्वपूर्ण विषय के वेबिनार के हमारे मुख्य वक्ता डॉक्टर जगदीश चंद्र जी, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, हिंदू कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। आज के हमारे दोनों प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर्स विकास जी और नागेश जी। और आज हमारे जो इस वेबिनार में सीआरसी के दूसरे अधिकारी कर्मचारी जुड़े हैं, वो सभी तकनीकी सहयोग प्रदान कर रहे सभी अधिकारी कर्मचारी और जितने भी पार्टिसिपेंट आप आज जुड़े हैं इस बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम में, आप सभी का मैं अपने मंत्रालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, अपने विभाग, अपने राष्ट्रीय संस्थान और सीआरसी लखनऊ की तरफ से बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आज का कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के बाद देश में उसके अलग अलग प्रभागों पर, उसके अलग अलग बिंदुओं पर बहुत सारी चर्चाएं हो रही हैं, अलग अलग स्तर पर चर्चाएं हो रही हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय भी उस पर एक्टिव है, प्रधानमंत्री जी का कार्यालय भी एक्टिव है और हमारा दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग उन बिंदुओं पर बहुत एक्टिव है और विमर्श कर रहा है, लोगों में जागरूकता फैला रहा है, जिससे दिव्यांग जनों और उनके लिए कार्यरत लोगों, संस्थाओं और स्टेक होल्डर्स के हितों की बात की गई है, उनको अलग लेवल पे ले जाने की बातें की गई है और समाज, आधुनिक समाज की मुख्य धारा में, समाज की मुख्य धारा में जोड़ने की बातें तो हम लोग सदियों से करते आ रहे हैं, लेकिन आधुनिक समाज की मुख्य धारा में जोड़ने की जो बातें, समावेशी समाज की जो बातें या शिक्षा का जो क्रम है, व्यावसायिक शिक्षा का जो क्रम है, उसके लिए एक जो एक्सपर्ट्स हैं उसके साथ या एक्सपर्ट्स जो हमारी संस्थाएं हैं उनके कोलैबोरेशन में, कन्वर्जेंस में अलग अलग प्रावधानों के साथ कैसे आगे बढ़ा जाए और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के में दिव्यांग जनों के लिए जो बातें कही गई हैं उसका सम्मिलन कैसे किया जाए। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट जो कि बहुत ही होलिस्टिक एक्ट है, 2016 में ही आया और अभी देश में आरपीडब्ल्यूडी एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन का फेज चल ही रहा है, अलग अलग स्कीम्स के माध्यम से, अलग अलग फैसिलिटीज के माध्यम से, कंसेशंस के माध्यम से, राज्य सरकारों द्वारा बनाई गई नीतियों के हिसाब से और हमारी केंद्र सरकार जो अलग अलग स्कीम्स के थ्रू इम्प्लीमेंट कर रही है। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक इसलिए है कि अभी क्रियान्वयन का जो क्रम शुरू होगा या शुरू हो रहा है, उसमें कैसे हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विभिन्न पहलुओं को की जानकारी को हम लोग अपने व्यावसायिकों तक ला सकते हैं, हम लोग अपने पेरेंट्स तक ला सकते हैं, या समाज में जो कोई भी दिव्यांगता पुनर्वास के क्षेत्र में काम कर रहा है या स्वयं दिव्यांग जिनको अपने अधिकारों के प्रति सजग होने की जरूरत है और उनको भी ये जानने की जरूरत है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में उनके लिए क्या है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, बहुत ही स्वागत योग्य विषय है और मैं पूरी मुझे उम्मीद है, मुझे पूरा विश्वास है कि आज के जो हमारे रिसोर्स पर्सन जुड़े हैं वो बहुत ही अनुभवी हैं, विद्वान हैं और देश के बहुत ही प्रतिष्ठित
महाविद्यालय में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और उनके उनके द्वारा जो आज की जानकारी दी जाएगी इस विषय पे, उससे मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब जितने पार्टिसिपेंट जुड़े हैं, आप सब लोगों को बहुत ही लाभ होगा और अपनी जो जानकारी है उसको आप लोग अपडेट कर पाएंगे। तो मेरी आप सब लोगों से यही गुजारिश है, निवेदन है कि आप लोग कार्यक्रम के अंत तक जुड़े रहें और प्रोफेसर साहब को सुने, जिससे इस विषय के प्रति आप लोगों की जानकारी है वो बढ़ पाएगी और आप लोग फिर से समाज में राष्ट्रीय शिक्षा नीति, दिव्यांगजनों के क्रम में, दिव्यांगजनों की शिक्षा, उनके जीवन को मुख्य धारा में जोड़ने के क्रम में जो भी बातें कही गई हैं वो भी आप लोग एक इंफॉर्मेशन कैरियर की तरह समाज के दूसरे जनों तक जहाँ भी लोगों को सीखते रहना। बहुत धन्यवाद सर, आपका कुशल निर्देशन और आपका आशीर्वचन आज के कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु हमें प्रेरित और योजित करता है। अब मैं कार्यक्रम की अगली कड़ी में आमंत्रित करता हूं आज के हमारे मुख्य वक्ता आदरणीय श्री जगदीश सर को। मैंने आपको सर्वप्रथम पहले ही बताया, आप एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, हिंदू कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। आपसे इस विषय पर जिस मुखरता की कामना हमने की है, उस मुखरता के साथ आज आपका विद्वत्व उद्बोधन हमारे बीच हमारे सभी पार्टिसिपेंट को, जिनमें से बहुत से हमारे विशेष आवश्यकता वाले बालक हैं, सभी को सुनने को मिलेगा। इसी आशा के साथ सीआरसी लखनऊ के संपूर्ण परिवार की तरफ से मैं आमंत्रित करता हूं एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर जगदीश चंद्र सर को आए और अपना विचार हमारे बीच रखें। आदरणीय डॉक्टर जगदीश सर। माइक अनम्यूट करें सर, माइक अनम्यूट करें। जी नमस्कार। सॉरी, इनकी आवाज वीडियो क्लियर है? जी सर, वीडियो आ रही है, क्लियर आवाज है। अच्छा, हाँ धन्यवाद। फर्स्ट ऑफ ऑल डायरेक्टर साहब, पांडे साहब, विकास मिश्रा जी, आपका स्पेशली बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा हमारे बीच में कम्युनिकेशन गैप रहा क्योंकि मोहनतेज के थ्रू मनोज के थ्रू संपर्क हुआ था, लेकिन बीच का कम्युनिकेशन गैप हो गया। उससे थोड़ा सा क्लैरिटी नहीं थी कि ऑडियंस कौन होंगे, क्या से पहली बार ये कहा जाए कि एक संपर्क हो पाया। एनीवे, बट थैंक यू वेरी मच, आप सबने इनवाइट किया और इट्स इंडीड माय प्लेजर कि यहाँ आके, प्रिविलेज कि यहाँ पे आके आपसे बात करने का मौका मिल रहा है। और आप लोग जहाँ, क्योंकि मैं शिक्षक हूँ, मुझे और मेरा मैं ऐसे सौभाग्य से ऐसे कॉलेज में पढ़ाता हूँ जहाँ की काफ़ी अच्छे पढ़े लिखे मेरिटोरियस छात्र आते हैं, तो वहाँ हमारा जो मेथड है वो लेक्चर मेथड कम है और उसमें इंटरेक्शन मेथड ज़्यादा है। तो वही मैं चाहूँगा इसमें भी खाली इसके बजाय मैं लेक्चर दूँ और आप लोग सुने, उसके बजाय हमारा इंटरेक्शन हो। और आई नॉट से कि इनफैक्ट ऐसा नहीं होता कि जो कोई वक्ता होता है उसी से श्रोताओं को सुनने को मिलता है। यदि कोई एक अच्छा वक्ता है, एक अच्छा ज्ञानी व्यक्ति होने का सबसे बड़ी उसकी क्वालिटी ये होती है कि वो किससे सीखे। और मुझे लगता है कि जब भी कहीं लेक्चर देने जाता हूँ तो मुझे पता मेरे से लोग कितना सीख पाते हैं, लेकिन मुझे अपने साथ में श्रोता होते हैं उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और मेरा एक कंस्ट्रेंट ये भी है क्योंकि मुझे स्कूल एजुकेशन का एक लिमिटेड संबंध एक्सपीरियंस है। खुद पढ़ा हूँ, खुद ब्लाइंड स्कूल में पढ़ा हुआ हूँ, और लेकिन अब जो इंटरेक्शन रहा है पिछले 30 सालों में, मेरा जो करियर का वो कॉलेज से हायर एजुकेशन में रहा है। तो आप लोग में से बहुत लोग हैं जो स्पेशल एजुकेटर्स हैं, स्कूल लेवल पर पढ़ाते हैं। तो जितना नॉलेज आपको होगा, जितना ग्राउंड रियलिटी से आप वाकिफ हैं, उससे मैं आई मस्ट से कि मेरे को उतना नॉलेज नहीं है, और काफ़ी कुछ नॉलेज है, किताबी नॉलेज है। एनीवे, हैविंग सेड दिस, मैं चाहूँगा कि हमारा इंटरेक्शन हो। मैं कम बोलूँ, कुछ बात करेंगे, मैं बोलूँगा 15-20 मिनट या थोड़ा बहुत ज़्यादा भी बोल सकता हूँ, उसके बाद हम लोग हो सके तो
क्वेश्चंस करें। और मेरी इच्छा ये है कि मेरा ये जो डिस्कशन है इससे शायद लोगों को सोल्यूशन कम मिले बल्कि सवाल ज़्यादा खड़े हों। क्योंकि देखिए, कहीं भी किसी भी सोसाइटी का एक प्रोग्रेस का बहुत बड़ा एक जो एस्पेक्ट होता है वो ये होता है कि जहाँ लोग डिबेट करें और जहाँ आपका डिसएग्रीमेंट हो उनसे आप डिसएग्री करें, लेकिन आप बात को डिस्कस करें और डिबेट करें। उसी से ही जो है एक सही मायने में देखा जाए तो एक उचित निष्कर्ष पे हम लोग पहुंच सकते हैं। इसके बजाय कि हम ये मान लें कि कुछ लोगों को कुछ ज़्यादा आता है, कुछ को कम आता है, और आप ये मान लें कि उनको ज़्यादा आता है, बाकी लोग उनका मान के चले। आई एम डेफिनेटली नॉट इन दैट कैटेगरी जिसमें कि मैं समझता हूँ मुझे ज़्यादा आता है। मेरा नॉलेज बहुत लिमिटेड है। ये वैसे भी मेरी प्रोफेशनल फील्ड नहीं है, बट क्योंकि रिसर्च इस फील्ड में है, हालांकि मेरी रोजी रोटी पॉलिटिकल साइंस पढ़ाने से होती है, बट मेरी रिसर्च इस फील्ड में। मैं संक्षेप में थोड़ा सा अपना एकेडमिक बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। इससे पहले मैं शुरू करूँ, मेरी स्कूलिंग जो है ब्लाइंड स्कूल से हुई दिल्ली में। उसके बाद दिल्ली में एक इंटीग्रेटेड स्कूल है जो कि दिल्ली का पहला इंटीग्रेटेड एजुकेशन का प्रोग्राम शुरू हुआ था 1974 में। पर्किंग स्कूल फॉर द ब्लाइंड है, उसके सौजन्य से एक सरकारी स्कूल था दिल्ली के राष्ट्रपति भवन के प्रेमिसेस में लोकेटेड है, वो आज भी है। वहाँ दिल्ली का पहला जिसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड एजुकेशन प्रोग्राम शुरू हुआ था। तो वहाँ से मेरी 12वीं क्लास की शिक्षा खत्म हुई। उसके बाद मैंने BA दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया, और अब जो पॉलिटिकल, फिर उसके बाद हिंदू कॉलेज में जहाँ मैं पढ़ा रहा हूँ पढ़ाना चालू किया। फिर मेरी ये इच्छा थी कि डिसेबिलिटी पे रिसर्च की जाए, और उस जमाने में जब मैं PhD करना चाह रहा था बहुत कम अपॉर्चुनिटी थी। अब तो इनफैक्ट बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं यहाँ पर। मैं देख रहा हूँ कम से कम दिल्ली यूनिवर्सिटी और JNU में 20-25 स्कॉलर्स हैं जो डिसेबिलिटी पे काम कर रहे हैं, खाली दिल्ली यूनिवर्सिटी और JNU के अंदर ही। तो लेकिन उस जमाने में बहुत कम थी, बट सौभाग्य से मुझे एक ही बहुत अच्छे प्रोग्राम का पता चला जो कि अमेरिका में पहला PhD प्रोग्राम था डिसेबिलिटी स्टडीज़ में, सिरेक्यूज यूनिवर्सिटी में। इत्तेफाक से जो आज के प्रेसिडेंट हैं जो बाइडेन, वो भी सिरेक्यूज यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए। खैर उसमें मेरा कोई क्रेडिट नहीं है कि मैं मुझे भी वहाँ पढ़ने का मौका मिला, तो सौभाग्य था वो। इसलिए कि क्योंकि वो जो प्रोग्राम है डिसेबिलिटी स्टडीज़ का, वहाँ पर ही उस समय में पहला प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया गया था। Anyway, because of my own disability, blindness होने के कारण मेरा खुद का इंटरेस्ट रहा, तो मैंने डिसेबिलिटी रिसर्च पे काम किया। और जो मेरा PhD थीसिस है उसके दौरान मैंने डिसेबिलिटी राइट्स मूवमेंट जो हिंदुस्तान में है उसको उसका डॉक्यूमेंट की है, उसका जो इतिहास है उसको डॉक्यूमेंट किया है। स्पेसिफिकली जो नेत्रहीनों का आंदोलन रहा है हकों के लिए। तो मैं ये सब बातें इसलिए भी बताना चाह रहा हूँ कि आप सब वाकिफ हों कि मैं जिस पर्सपेक्टिव से आ रहा हूँ वो क्या पर्सपेक्टिव है। मेरा जो पर्सपेक्टिव है वो डिसेबिलिटी राइट्स पर्सपेक्टिव है, जो कि वेस्टर्न कॉन्टेक्स्ट में सिचुएटेड है। लेकिन उसके बावजूद किसी हद तक मैं बहुत क्रिटिकल भी हूँ कि कैसे हम लोग पूरा एक वेस्टर्न मॉडल को कॉपी करने में लगे हुए हैं। और ये ट्रेंड दुनिया भर में होता है कि अक्सर, क्योंकि ये वेस्टर्न हेजेमनी की वजह से ये माना जाता है कि वेस्ट इज बेस्ट, तो जो वहाँ हो रहा है आप उसी को यहाँ भी फॉलो करेंगे। और ये हमारा दुर्भाग्य है कि ज़्यादातर फील्ड्स में ये काम हो रहा है, और ख़ास तौर पे जो एजुकेशन है डिसेबिलिटी फील्ड में, उसमें काफ़ी हद तक हमारे जो पॉलिसीज़ हैं आज वो आपका वेस्टर्न मॉडल से इन्फ्लुएंस हो रही है, जो कि मुझे किसी हद तक उसमें थोड़ा एक आपत्तिजनक वो लगता है। तो इस बारे में हम और बात करेंगे। तो बात शुरू करें। मैं जब भी अपने क्लास हर साल जब नए बच्चों को पढ़ाता हूँ, नहीं यहाँ आप लोग बच्चे नहीं, आप लोग तो काफ़ी लोग तो बहुत एक्कम्प्लिश्ड स्कॉलर्स हैं, लेकिन एक बात मैं जो थर्ड वर्ल्ड सोसाइटीज़ के बारे में अक्सर कहता हूँ कि जो डेवलपिंग सोसाइटीज़ हैं, या जिसके लिए रिफाइंड एक्सप्रेशन यूज़ किया जाए, पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटीज़ एशिया में, अफ्रीका में या लैटिन अमेरिका में, वहाँ जो लीगल डेवलपमेंट्स हैं उसके जो सोर्सेज हैं प्राइमरली दो सोर्सेज को एट्रीब्यूट किया जा सकता है। ज़्यादातर, आई एम नॉट सेइंग कि एंटायरली वहीं से ही आते हैं, लेकिन प्राइमरली आप कह सकते हैं कि दो सोर्सेज हैं जिसके आधार पे हमारे कानून नियम जो बनाए जाते हैं पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटीज़ में, हिंदुस्तान जैसी देशों में, जैसे लाइक बाकी जो पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटीज़ हैं, भूतपूर्व जो निवेश रह चुके हैं एशिया में, अफ्रीका में और लैटिन अमेरिका में, तो उनके जो कानून हैं उनके दो सोर्स हैं। पहला तो सोर्स है आपका जिसको बोलते हैं कॉलोनियल लेगेसी, दूसरा सोर्स है आपका इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस। आज भी आप देखेंगे हमारे यहाँ जो इंडियन पीनल कोड है, हमारे यहाँ ही नहीं, श्रीलंका में, पाकिस्तान में, बर्मा में, आप देखेंगे 80% जो हमारे कानून हैं
जो इंडियन पिनल कोड का, हालांकि उसमें बहुत परिवर्तन हुए टाइम टू टाइम, लेकिन जो अंग्रेजों ने लागू किया था वही आज हमारे यहाँ काफी हद तक चालू है। वही सेम सिचुएशन पाकिस्तान में भी है, बांग्लादेश में भी है, बर्मा में भी है, श्रीलंका में भी है टू ग्रेट एक्सटेंट। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि आज जो हमारा लीगल सिस्टम है वो इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका से क्यों सिमिलर है, क्योंकि ये हमने जो औपनिवेशिक सरकार है उससे इनहेरिट किया है। दूसरा एक कॉमन फैक्टर है जो कि अगेन आप देखोगे मोस्ट कॉलोनियल सोसाइटीज में देखोगे, आज जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं वो काफी हद तक जो इंटरनेशनल लेवल पे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उससे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। तो इसी प्रकार जो हमारा आरपीडी एक्ट है 2016 का, उसमें आप देखेंगे बल्कि कुछ प्रोविजन तो ऐसे हैं कि यदि आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में यदि कंट्रोल फाइंड की कमांड एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से कॉपी पेस्ट करके और उसको चेक करके देखेंगे तो आपको एकदम हूबहू एकदम वो लैंग्वेज मिल जाएगी। तो हमारा जो आरपीडी एक्ट है वो यूएनसीआरपीडी एक्ट से बहुत हद तक इन्फ्लुएंस है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यूएनसीआरपीडी कोई प्रोग्रेसिव डॉक्यूमेंट नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि यूएनसीआरपीडी किसने ड्राफ्ट किया, उसमें मेजर से किन की थी। इत्तेफाक से मैं उन दिनों अमेरिका में था जब यूएनसीआरपीडी ड्राफ्ट हो रहा था और मुझे एक दो उसके एडहॉक कमिटीज में अटेंड करने का भी मौका मिला, मैं कमिटी की नोट टेकर में था। और वहाँ आप क्लियरली देख लेते हैं जस्ट लाइक ऑल अदर कन्वेंशंस, जो डोमिनेशन है वो आपका वेस्टर्न वर्ल्ड का है। इसका मतलब जो एक आइडियाज, जो कुछ एक परिस्थितियाँ उन डॉक्यूमेंट्स में, इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्स में अडॉप्ट की जाती हैं, वो काफ़ी हद तक आप देखेंगे वो पाश्चात्य सोसाइटी के हिसाब से अडॉप्ट की जाती है। और हमारा दुर्भाग्य है कि हम उसको एक गॉस्पल वर्ड मान लेते हैं, वही और उसी के आधार पे हम अपने कानून कायदे यहाँ पर स्थापित करने लगते हैं। क्या हुआ है कि हमारा जो आरपीडी एक्ट है वो काफ़ी हद तक यूएनसीआरपीडी पे बेस्ड है, और अब जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो भी काफ़ी हद तक उन्हीं लाइन्स पर है। I'll come back to it, मैं इस बारे में थोड़ा फिर से आता हूँ। संक्षेप में मैं थोड़ा सा जो हमारे यहाँ एजुकेशन पॉलिसी रही है डिसेबिलिटी फील्ड का, उसको मैं थोड़ा सा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट से शुरू कर। जैसा कि मैंने कहा कि पहला जो सोर्स है कि हमारी जो शुरुआत है कॉलोनियल जो कानून है वो उसका पहला सोर्स है आपका कॉलोनियल लेगेसी। तो हमने 1947 में जो सिस्टम अपनाया वो एकदम से कोई अब्रप्ट सिस्टम नहीं था कि सडनली हमने एक नया सिस्टम अपना लिया। वो आपका पॉलिटिकल फील्ड में, एजुकेशन फील्ड में काफ़ी हद तक वही सिस्टम था जो 1947 से पहले चल रहा था। सो डिसेबिलिटी फील्ड में क्या सिनारियो था जिसके परिणाम स्वरूप जो हमें विरासत मिली 1947 में, क्या विरासत मिली? संक्षेप में इस बात को यदि हम समझें तो देखिए, प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में कॉलोनियल गवर्नमेंट का एजुकेशन ऑफ द डिसेबल्ड में हार्डली कोई इन्वॉल्वमेंट था। जितने भी स्कूल्स थे, चाहे वो ब्लाइंड के लिए थे, चाहे वो डेफ के लिए थे, या इवन लोकोमोटर डिसेबिलिटीज के लिए थे, मोस्ट ऑफ देम they were run by Christian missionaries. For example, हम इस जो श्रोता है उसमें से काफ़ी लोग जानते होंगे हमारे में से कि जो पहला स्कूल था फॉर द ब्लाइंड वो 1887 में खोला गया था, एंड इट वाज ओपन बाय आयरिश मिशनरी। इसी टाइप से जो पहला स्कूल फॉर द डेफ था वो साउथ में पल्ला कोटा में खोला गया था, वो भी आपका मिशनरीज ने खोला था। तो ज़्यादातर जो काम हो रहा था वो मिशनरीज के उसमें हो रहा था, और कॉलोनियल गवर्नमेंट का इस फील्ड में कोई इंटरेस्ट नहीं था। जैसा कि कॉलोनियल गवर्नमेंट का डेवलपमेंट में, सामाजिक या आर्थिक विकास में कोई इंटरेस्ट नहीं था। एकमात्र जो डेवलपमेंट हुआ जो कि कॉलोनियल गवर्नमेंट के इनिशिएटिव पे हुआ प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में, वो था आपका एक कमेटी बना गई 1943 में जिसको बोला गया कमेटी ऑन ब्लाइंडनेस, और जिसकी स्पेशल ओएसडी बनाए गए थे लूथर मैकेंजी, जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में उनकी पहली एक आंख खराब हो गई थी, और मतलब ब्लाइंड हो गए थे, एक नहीं दोनों ही पूरी तरह ब्लाइंड हो गए थे। वो उसके हेड बनाए गए, और लॉर्ड वेबल जो उस जमाने में वाइस चांसलर हुआ करते थे, उनकी भी इनफैक्ट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में एक आंख खराब हो गई थी, तो उनका एक इंटरेस्ट इस फील्ड में जगा। एज अ रिजल्ट एक कमेटी की रिपोर्ट आई 1944 में जिसको बोला गया रिपोर्ट ऑन कमिटी ऑफ रिपोर्ट ऑफ द कमिटी ऑन ब्लाइंडनेस 1944 में। तो ये जो डॉक्यूमेंट बना ये आपका बेसिस बना पोस्ट कॉलोनियल पीरियड में, पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में हिंदुस्तान में जो भी पॉलिसीज डिसाइड हुई डिसेबिलिटी के फील्ड में, पर्टिकुलरली एजुकेशन के फील्ड में, और उसके परिणाम स्वरूप एक स्पेशल पोजीशन क्रिएट की गई जिसमें कि लाल अडवाणी साहब थे। इत्तेफाक से मुझे सौभाग्य है मैं उनकी बायोग्राफी पे काम कर रहा हूँ, आजकल मैं लिख रहा हूँ, शायद 7-2 साल में पब्लिश हो जाएगी। उनको अपॉइंट किया गया जो ब्लाइंड थे, और जो एक सेंट डंस्टन्स हॉस्टल था वॉर ब्लाइंडेड देहरादून में,
उसका चार्ज उन्होंने संभाला और उसको धीरे धीरे उसमें कई एक्टिविटीज़ डेवलप हुई, जिसमें कि पहला स्कूल फॉर द ब्लाइंड भी खोला गया, मॉडल स्कूल 1959 में, जो कि आज भी है देहरादून में। और धीरे धीरे उसने शेप लिया जिसको हम बोलते हैं NIVH, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑन विजुअली हैंडीकैप, जो आज हम जानते हैं NIVPD के नाम से वहाँ पर विद्यमान है। सो यहाँ से शुरुआत हुई इस फील्ड में जो डेवलपमेंट्स हुए एजुकेशन की फील्ड में, डिसेबिलिटी की फील्ड में जनरल। और 1970s में 3 और ये नेशनल इंस्टीट्यूट्स बनाए गए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑन ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑन मेंटली हैंडीकैप एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑन हियरिंग हैंडीकैप, अलॉन्ग विद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑन विजुअली हैंडीकैप। तो डिसेबिलिटी फील्ड में ब्रॉडली काम हुआ और ये रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूशंस, ये अपेक्स लेवल के इंस्टीट्यूशंस बन गए जो इन डिफरेंट पर्टिकुलर फील्ड्स में काम करने लगे। बट एज सच यदि भारत सरकार का एक पॉलिसी लेवल पे बात करें तो कोई एज सच कोई क्लियर उस समय पोजीशन नहीं थी। हम सब जानते हैं कि 1968 में पहली पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में मेजर पॉलिसी अनाउंसमेंट हुआ एजुकेशन फील्ड में। DS कोठारी साहब के अंडर में एक कमीशन बना था। उस जो पॉलिसी स्टेटमेंट हुआ कोठारी कमीशन की रिकमेंडेशंस के बेस पे, उसमें हार्डली कोई बात कही गई थी डिसेबिलिटी की फील्ड में। और इनफैक्ट जो एजुकेशन है उस जमाने में वो आपका MHRD के मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर में नहीं आती थी, सोशल वेलफेयर मिनिस्ट्री के अंडर में आती थी। एंड इट वाज नॉट रियली टेकन अप एज एन एजुकेशनल इशू, इट वाज टेकन अप एज अ वेलफेयर इशू। उसके बाद हम देखते हैं अगली पॉलिसी आई 1986 में, एजुकेशन पॉलिसी, जिसमें कि डिसेबिलिटी पे जरूर बात की गई और वहाँ ये कहा गया कि इंटीग्रेटेड एजुकेशन को प्रमोट किया जाए। इसमें थोड़ा एक अमेंडमेंट हुआ 1992 में और डिसेबिलिटी फील्ड में भी थोड़ा ध्यान दिया गया। लेकिन एक बहुत बड़ा जो डेवलपमेंट हुआ डिसेबिलिटी एजुकेशन डिसेबिलिटी की फील्ड में, वो था आपका एस्टेब्लिशमेंट ऑफ RCI एक्ट। हम सब लोग ज़्यादातर PWD एक्ट की बात करते हैं 1995 की, लेकिन RCI एक्ट के बारे में हम बहुत कम लोग बात करते हैं। RCI के बारे में आप लोग तमाम लोग हैं इस फील्ड में प्रोफेशनल्स हैं, जानते हैं। रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया 1992 में जो बनी, इसका काम था कि जो एजुकेशन प्रोवाइड करनी है द फील्ड ऑफ डिसेबिलिटी उसको रेगुलेट किया जाए और उसको कोऑर्डिनेट किया जाए। हालांकि RCI बन गया लेकिन उसकी कोई बहुत ज़्यादा महत्वता नहीं दी गई सरकार के द्वारा और कोई बहुत ज़्यादा वो इतना बड़ा रोल नहीं रहा। पर अभी जो पॉलिसी है इसमें मैं आऊँगा, इसमें RCI को काफ़ी रिकग्निशन दी गई है, ये एक अच्छी बात है। उसके बाद हम देखते हैं 1995 में PWD एक्ट हुआ, जहाँ के एजुकेशन में डेफिनेटली एजुकेशन रिलेटेड प्रोविजंस थे। एजुकेशन में रिजर्वेशन की बात कही गई फॉर डिसेबल्ड स्टूडेंट्स और सपोर्ट सिस्टम की बात कही गई। फिर हम देखते हैं UNCRPD पे एक डिबेट शुरू हुआ और उसके परिणाम स्वरूप जो RPD एक्ट है वो आपका पास हुआ है 2016 में। और 2016 में जो एक्ट पास हुआ है वो काफ़ी हद तक आपका UNCRPD पे आधारित है, जैसे कि हम कह रहे हैं। और उसमें जो बात कही गई है, उसमें जो एक्सप्रेशन यूज हुआ है वो हुआ है आपका इंक्लूसिव एजुकेशन। और आप देखेंगे, हम देखते हैं कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है पिछले साल, प्रैक्टिकली उसमें कोई बहुत ज़्यादा अलग से नई बात नहीं कही गई है। ज़्यादातर उसमें यही रीअफर्म किया गया है कि जो RPD एक्ट के प्रोविजंस हैं एजुकेशन से रिलेटेड डिसेबल्ड चिल्ड्रन के, उनकी लाइन में न्यू एजुकेशन पॉलिसी इज गोइंग टू बी ऑर्गेनाइज्ड। तो एक प्रकार से देखा जाए यदि हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात करें तो वी हैव टू रीड इट अलोंग विद द RPD एक्ट ऑफ 2016. They are rather more or less complementary. I would rather say कि new education policy is more of a reaffirmation of the provisions of RPD Act. तो वो जो provisions हैं, जो भी हमें यदि समझना है तो ज़्यादातर उसमें हमें सीखना पड़ेगा। लेकिन 2-3 बातें हैं जो हमें समझनी होंगी इसमें new education policy पे, जिसपे emphasize किया गया है। एक तो ये है कि जो extra curricular activities होती हैं उसमें disabled बच्चों का भी जो है equal participation होना चाहिए, इस चीज़ पे खास जोर दिया गया है। एक चीज और इस पॉलिसी में आप देखेंगे, इस पॉलिसी में एक टर्म यूज की गई है, सोशली एंड एजुकेशनली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स, SEDG, जिसमें कि जो ब्रॉड कैटेगरी है, जिसमें कास्ट, विमेन, ट्राइबल, इन सबको ज्यादातर को इस ब्रॉड कैटेगरी में रख दिया गया है। और कास्ट के बारे में बहुत कम बात कही गई है, ट्राइबल्स के बारे में बहुत कम बात की गई है।
ब्रॉडली जो एक कैटेगरी डिफाइन कर दी गई है वो आपका SEDG, सोशली एंड एजुकेशनली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स। और लेकिन एक चीज जो हम खास तौर पे मतलब इसलिए कोई हम ये नहीं कहेंगे कास्ट को कम मेंशन किया गया तो कोई खुशी की बात है, लेकिन हम यदि हम डिसेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जो फर्स्ट टाइम आप देखेंगे इतना बड़ा एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट है जिसमें कि स्पेसिफिकली डिसेबिलिटी को कई बार मैंने, और जो इसका चैप्टर 6 है उसमें सेक्शन 10 to 16 में लेके इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, तो वहाँ स्पेसिफिकली डिसेबिलिटी को लेके बात की गई है। मेरी आवाज ऑडियो वीडियो क्लियर आ रहा है? बिकॉज वहां से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा, तो आई एम अज्यूमिंग कि सबको आवाज सर आपकी आवाज भी आ रही है और वीडियो भी क्लियर आ रही है सर। ठीक है, थैंक यू। ओके, लेकिन हम देखेंगे डिसेबिलिटी का इसमें काफी हद तक मेंशन किया गया है और दो चीजें खास तौर पे मैं स्पेसिफिकली हाईलाइट करना चाहता हूँ, उसके बाद हम लोग डिस्कस कर सकते हैं इसमें। आई थिंक प्रेफर मोर कुछ सवालों के जवाब, कुछ और बातें हमारे सवालों के जवाब में भी आ जाएंगी। दो चीजें जो बहुत हार्टनिंग है, जिसको मैं कहूँगा बहुत एक उत्साहित करने वाली बातें हैं, वो एक तो ये है, ये कहा गया है कि जो बीएड कोर्सेज होंगे उसमें सामान्य तौर पर जो बीएड कोर्सेज होंगे उसमें जो है आपका बेसिक टीचर्स को इंडियन साइन लैंग्वेज का नॉलेज होना चाहिए, ब्रेल का नॉलेज होना चाहिए। तो ये जो और ब्रॉडर जो डिसेबल्ड स्टूडेंट्स की जो नीड है, स्पेशल नीड्स, हालांकि वहाँ टर्म यूज किया गया है जहाँ तक मुझे याद है, उसको ध्यान में रखते हुए जो टीचर्स की एजुकेशन है उसको प्लान आउट किया जाए। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि जहाँ पहले ये कह दिया गया था कि स्पेशल कॉलेजेस हैं जहाँ स्पेशल टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाए गए थे, वहाँ अब ये कहा गया कि हर जगह जो है इस चीज़ में, हर बीएड कोर्स में एक करिकुलम होगा जिसमें कि डिसेबल्ड स्टूडेंट से रिलेटेड बातें जो है वो उसमें कवर की। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि जो RCI है, RCI has to work in coordination with NCT। तो RCI और NCT साथ में मिलके काम करेंगे और जो बीएड का कैरिकुलम है उसको डिजाइन करेंगे। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है कि एक नॉर्मल जो मेन स्ट्रीम लेवल की पॉलिसी की बात कही गई है, डिसेबिलिटी रिलेटेड कोई जनरल पॉलिसी है, तो उसमें आप RCI को उस लेवल की और उसको उस लेवल का वो एक इम्पोर्टेंस दे रहे हैं कि वो NCT जो है विल वर्क in coordination with RCI to design the curriculum for BEd courses to make it inclusive for education of the disabled children। ये दो बहुत अहम चीजें हैं जो कि मुझे लगता है कि हमें ध्यान दें। तीसरी बात जो है वो है आपको कि यहाँ इंडियन साइन लैंग्वेज को प्रमोट किया गया है। बहुत टाइम लग गया इंडियन साइन लैंग्वेज को डेवलप करने में और ये शायद दुर्भाग्य रहा है, इसीलिए हमारे यहाँ डेफ बच्चों की जो एजुकेशन है खासतौर पे वो बहुत पीछे रही है। आई फील प्रिविलेज्ड कि एक नेत्रहीन व्यक्ति होने के नाते एटलीस्ट डिसेबल लोगों में आई थिंक मेरी एक रिलेटिवली एक प्रिविलेज पोजीशन रही है एज कंपेयर टू मेनी अदर कैटेगरीज ऑफ डिसेबिलिटी। वो अलग बात है कि नेत्रहीन लोगों ने भी अपनी बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है। 1970-72 में दिल्ली यूनिवर्सिटी में ब्लाइंड बच्चों को एडमिशन नहीं दिए जाते थे। 1977-78 तक बीएड में एडमिशन नहीं मिलता था दिल्ली यूनिवर्सिटी में। तो वो भी ऐसा नहीं है कि आपको मिल गया है तुरंत एकदम से, उसके लिए लड़ाई लड़ी गई, लेकिन फिर भी नेत्रहीन व्यक्तियों के लिए फिर भी रिलेटिवली एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा रही हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में पिछले कुछ सालों में हम देखते हैं कि कुछ अभी भी बहुत कम है, मुश्किल से 5, 7 या 10 होंगे जो नेग्लिजिबल डेफ स्टूडेंट्स आते हैं। इसी टाइप से जो व्हील चेयर यूजर्स हैं वो भी बहुत लिमिटेड हैं जो कि पिछले कुछ सालों में आना चालू हुए हैं। अदरवाइज मैं देखता हूँ कि कम से कम 200-250 नेत्रहीन विद्यार्थी आज भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में हैं और 1980-90 से काफ़ी तादाद में आते रहे हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये कोई गलत बात है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इस मामले में मैं फील करता हूँ कि नेत्रहीन एक विद्यार्थी होने के नाते मैं बल्कि डिसेबल लोगों में एक प्रिविलेज व्यक्ति रहा हूँ, क्योंकि इस कैटेगरी को रिलेटिवली बेटर, वो अलग बात है वो लड़ाई लड़की मिली है, ऐसे नहीं मिली है, कोई प्रसाद में नहीं मिल गई है, वो हक की लड़ाई लड़ी है। लेकिन अब क्या हो रहा है कि देखिए जैसे हम डेफ एजुकेशनल डेफ चिल्ड्रन उस पर भी ध्यान दिया जा रहा है।
इंडियन साइन लैंग्वेज को एक साइन लैंग्वेज की एक लैंग्वेज की कैटेगरी में रखा जा रहा है। तो ये अपने आप में काफ़ी एक हार्टनिंग डेवलपमेंट है, जिसमें हम कहेंगे कि एक ब्रॉडली डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ डिसेबिलिटीज की तरफ ध्यान दिया जा रहा है, इसके बजाय कि जो कुछ एक ग्रुप हैं जो अपने लिए लड़ पाए और उन्हीं के लिए तरफ ध्यान दिया गया। अंत में समाप्त करने से पहले मैं इसको एक क्रिटिकल नोट के साथ एंड करना चाहता हूँ। वो ये है, मैंने शुरू भी इस बात से किया था कि देखिए, ऐसा सेट कि मेरी खुद की ट्रेनिंग और एजुकेशन पीएचडी लेवल पे खासतौर पे बाहर हुई है, अमेरिका में हुई है, और मैं काफ़ी हद तक जो डिसेबिलिटी राइट्स पर्सपेक्टिव है उसको पूरी तरह एंडोर्स करता हूँ। लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा कि ये जो एक ट्रेंड है, कॉलोनियल हेजेमोनिक ट्रेंड रहता है कि वेस्ट इज बेस्ट, कि जो वहाँ हो रहा है, आज ये होता है कि वाशिंगटन में बारिश होती है और दिल्ली में छाता निकलता है। दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, और यही हमारा अनफॉर्चुनेटली काम हो रहा है एजुकेशन डिसेबिलिटी की फील्ड में। मैं मानता हूँ इंक्लूसिव एजुकेशन एक आइडियल ड्रीम है, लेकिन आप ये देखिए गांव में जहाँ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है स्कूल में, वहाँ आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि एक डेफ बच्चा क्लास में आके बैठेगा पहली क्लास में, और एक आपने स्कूल एजुकेटर अपॉइंट कर दिया जो कि सप्ताह में एक बार वहाँ पर आएगा और बाकी 6 दिन वो जो बच्चा वहाँ बैठा रहेगा, यदि टीचर को साइन लैंग्वेज नहीं आती है तो वो कहाँ से उसको वो उस टाइप की क्वालिटी एजुकेशन दे पाएगा। एक ब्लाइंड बच्चा जिसको ब्रेल सीखना एक बेसिक स्किल की उसकी रिक्वायरमेंट है। अब ये तो हो नहीं सकता कि हर टीचर उस लेवल में ट्रेंड हो जाए। आप ये कह सकते हैं कि बीएड कोर्स में आप इंट्रोड्यूस कर दें कि बेसिक लेवल की साइन लैंग्वेज आ जाए या बेसिक लेवल की ब्रेल आ जाए। अरे भाई, बेसिक लेवल का आना एक अलग चीज होती है, लेकिन इसमें आपको एक्सपर्टीज चाहिए। तो आप ये जो एक आइडियल आप उस ढंग से कंप्लीटली रिप्लिका जो आप यहाँ करना चाहते हैं वैसे, ये मेरे ख्याल से आप बिना सोशियो इकोनॉमिक कल्चरल कॉन्टेक्स्ट को देखे हुए नहीं किया जा सकता। और ये इम्पोज इसलिए हो रहा है क्योंकि जो बैठे हुए हैं यहाँ पर विज्ञान भवन में बैठ के पॉलिसी ड्राफ्ट करते हैं, मेरे जैसे लोग जो अमेरिका रिटर्न हैं वो यहाँ पर बैठ के बातें करते हैं और वही मॉडल वो यहाँ पर लाना चाहते हैं, और जो कि गांव की जो एग्जिस्टिंग रियलिटीज हैं उसको वो नहीं देख पाते हैं। मोस्टली अर्बन एजुकेटेड मिडिल क्लास मेरे जैसे लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। खैर, मेरा तो ये रहा है कि मैं ब्लाइंड स्कूल से पढ़ा हूँ, आई हैव अ रूरल बैकग्राउंड, वो थोड़ा एक अलग बात है, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द क्लास दैट आई बिलोंग टू, अर्बन एजुकेटेड इंग्लिश एजुकेटेड क्लास के जो लोग हैं, मेनी ऑफ देम आर फॉरेन रिटर्न, वो ये पॉलिसीज डिसाइड कर रहे हैं ये इस आधार पे कि आइडियल पॉलिसी है कि इंक्लूसिव एजुकेशन होनी चाहिए। भाई, आपके बच्चों के लिए होंगे जो आप अपर मिडिल क्लास एजुकेटेड इंग्लिश एजुकेटेड बैकग्राउंड से आते हैं, और हैं इंक्लूसिव एजुकेशन के मॉडल हैं दिल्ली में और बहुत सक्सेसफुल हो रहे हैं। जैसे नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड एक आरके पुरम में है, उसका इंक्लूसिव एजुकेशन का मॉडल है, इट्स वर्किंग वेरी वेल। इसी टाइप से सक्षम करके एक स्कूल एनजीओ है जो चलाते हैं, उनका भी इंक्लूसिव एजुकेशन का मॉडल है जो सक्सेसफुल है। लेकिन वो एक दिल्ली की प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड की कहानी है। हिंदुस्तान जहाँ की आज भी 65% से ज़्यादा लोग गाँव में रहते हैं, अच्छी खासी जो पॉपुलेशन है बिलो पॉवर्टी लाइन है, और आप ये सोचें कि हर स्कूल टीचर को आप साइन लैंग्वेज में और ब्रेल में पारंगत कर देंगे रातों रात, तो ये तो नहीं होने वाला है। और वो जब नहीं होगा तो उस केस में हम एक क्वालिटी एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन के नाम पे दूर दराज के क्षेत्रों में हम नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे। वंस अगेन, आई एम नॉट सेइंग कि इंक्लूसिव एजुकेशन शुड नॉट बी द आइडियल गोल, बट आई एम सेइंग इस इंक्लूसिव एजुकेशन के प्लान को यदि हम इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, जो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में रिकमेंड किया गया, उसके लिए आई थिंक पहले हमें ग्राउंड तैयार करना पड़ेगा। आई थिंक एंड वी हैव अ लॉन्ग वे कि जिस ढंग से कि आप सोचेंगे जो इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान है अमेरिका में एग्जिस्ट करता है डिसेबल चाइल्ड के लिए, आईईपी प्लान, वो हिंदुस्तान में नहीं लागू हो सकता, और वो नहीं लागू हो सकता तो हमें ग्राउंड रियलिटी को समझना पड़ेगा और उस हिसाब से हमें काम करना पड़ेगा। एनीवे, लेट मी स्टॉप हियर, और आई थिंक आई प्रेफर कि हम लोग बातें करें, इंटरेक्शन हो, और इसकी वजह कि मैं ही बोलूँ और आप सुन के चले जाएं जैसे कि मेरे को ही सारा नॉलेज है। और तो आई थिंक आई वुड लाइक टू हियर फ्रॉम यू, और हम लोग बातें कर सकते हैं। आपके क्या कमेंट्स हैं, रिस्पॉन्सेस हैं, या फिर कुछ सवाल हैं इस पर? तो थैंक यू। अगर किसी का कोई प्रश्न है या वो इस सेशन में सर के साथ में इंटरेक्ट करना चाहता है किसी विषय को लेकर, तो प्लीज अपना हैंड रेज करें जिससे कि हम उसकी बात सर के सामने रख पाए।
प्लीज रेज योर हैंड या अपना क्वेश्चन रखें, अपना प्रश्न रखें सर के सामने, जिससे कि हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे एक विस्तार से चर्चा कर पाए। तो प्लीज आप अपना माइक भी अनम्यूट कर सकते हैं और सर से प्रश्न पूछ सकते हैं। सर कविता शर्मा का एक प्रश्न आया है, कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर नॉर्मल एजुकेटर और स्पेशल एजुकेटर विद एन आइडिया टू यूपी टू अप स्किल कैन बी द आंसर टू क्वालिटी एजुकेशन, प्लीज गिव सॉल्यूशन फ्रॉम योर एंड। आदरणीय सर, कविता शर्मा की तरफ से एक प्रश्न आया है जिसे मैं आपके समक्ष रख रहा हूं। कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर नॉर्मल एजुकेटर और स्पेशल एजुकेटर विद एन आइडिया टू अप स्किल कैन बी द आंसर टू क्वालिटी एजुकेशन, प्लीज गिव सॉल्यूशन फ्रॉम योर एंड। मुझे लगता है नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से सर मीटिंग से लेफ्ट हो गए हैं। तो कुछ ही क्षणों में सर हमसे दोबारा जुड़ेंगे और हम आपके प्रश्न का उत्तर सर के द्वारा सुन पाएंगे। तब तक आप मैसेज बॉक्स में अपने प्रश्न लिखते रहें, जिससे कि उन प्रश्नों के उत्तर सर के द्वारा दिए जा सकें। फीडबैक लिंक आप सभी को इस वेबिनार की समाप्ति से 10 मिनट पूर्व अर्थात 3:50 सर हमसे जुड़ चुके हैं। Sorry. I'm so sorry. हेलो सर, कविता शर्मा की तरफ से एक क्वेश्चन आया है, कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर नॉर्मल एजुकेटर और स्पेशल एजुकेटर विद एन आइडिया टू अप स्किल कैन बी द आंसर टू क्वालिटी एजुकेशन। एक सेकंड, मैं समझा नहीं, सॉरी, दोबारा से थोड़ा बोलेंगे। सर प्रश्न है, कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर नॉर्मल एजुकेटर और स्पेशल एजुकेटर विद एन आइडिया टू अप स्किल कैन बी द आंसर टू क्वालिटी एजुकेशन। यस, ओके, यस। देखिए, अल्टीमेटली कैपेसिटी बिल्डिंग एजुकेशन का पर्पस क्या होता है? एजुकेशन, मैं मानता हूँ दुनिया में किसी को भी एम्पावर करना है तो उसका जो सबसे बड़ा टूल है वो आपका एजुकेशन। सर आपका माइक अनम्यूट हो गया है। सॉरी, आपका माइक म्यूट हो गया है, प्लीज अनम्यूट योर माइक। सॉरी। हाँ, अब ठीक है। हाँ, सुन पा रहा हूँ सर, सुन पा रहा हूँ। हाँ, अब ठीक है। ऑडियो वीडियो आ रहा है दोनों? यस सर, दोनों आ रहा है सर, दोनों आ रहा है। ओके, तो मैं कह रहा था, देखिए, हाँ अभी आ रही है? सॉरी, आवाज, मैंने अपना स्पीच प्रोग्राम ऑफ किया, वो बीच में बोलता रहता है। सर आ रही है आवाज, आ रही है। देखिए, एजुकेशन का जो मेन पर्पस है वो है ही अल्टीमेटली कैपेसिटी बिल्डिंग। आप देखिए, एजुकेशन उसको आप एम्पावरमेंट कहिए, कैपेसिटी बिल्डिंग कहिए, एजुकेशन का मेन पर्पस ही यही है। और किसी भी सोसाइटी का, मैं तो ये मानता हूँ कि देखिए, कोई भी सोसाइटी जो है उसकी स्ट्रेंथ जो है वो आपका एजुकेशन में होती है, और एजुकेशन से ही आपका हर चीज का जो डेवलपमेंट है वो लिंक्ड अप है। अमेरिका के जो पहले प्रेसिडेंट थे, जॉर्ज वाशिंगटन, उन्होंने एक चीज कही थी
कि educate the people and then set them free and you see what comes. And what came out was USA, United States of America. इसी टाइप से मेरे को याद आ रहा है कि बाल गंगाधर तिलक ने एक बार कहा था कि what 19th century Bengal is going to be the 20th century India. और वो 19th century Bengal is going to be the 20th century India. कि जो लेवल बंगाल का 19th century में है वो 20th century में बाकी इंडिया का होगा. अब बंगाल कैसे डिस्टिंग्विश था रेस्ट ऑफ इंडिया से, जिस कॉन्टेक्स्ट में तिलक वो बोल रहे हैं, उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी एजुकेशन. और रिजल्ट था, आपने देखा वहाँ लोग हुए स्वामी विवेकानंद जैसे लोग, शरदचंद्र चट्टोपाध्याय जैसे लोग, रविन्द्रनाथ टैगोर, और ये सब 19th सेंचुरी बंगाल के प्रोडक्ट है. उसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल किसका रहा है उस लेवल तक बंगाल को वहां लाने में? वो रहा है आपका एजुकेशन का. तो इसमें कोई शक नहीं है. देखिए, और आज भी आप देखते हैं, आई फाइंड केरल जो है, मैं राजस्थान के एक शेखावटी रीजन से आता हूँ, और मैं कई बार अपने यहाँ लोगों को बोलता हूँ शेखावटी रीजन है जहाँ से कि ज़्यादातर सोल्जर लोग आते हैं आर्मी में. मैं अपने यहाँ बोलता हूँ कि भाई देखो, हमारे यहाँ राजस्थान के बच्चे जाते हैं आर्मी में सर्व करने, वो सोल्जर बन के जाते हैं. बंगाल और केरल के लोग आते हैं, वो वहाँ ऑफिसर बन के आते हैं. ऐसा नहीं है कि उनके पास ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, वो इसलिए कि बिकॉज दे हैव अ कल्चर ऑफ एजुकेशन. ओके, तो देखिए, एजुकेशन, इसमें कोई शक नहीं है, इज द ग्रेटेस्ट एम्पावरिंग फैक्टर. और आपको किसी भी सोसाइटी को यदि बर्बाद करना है तो उसका सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है उसकी जड़ी काटने का, एजुकेशन को खत्म कर देना. तो इसमें कोई शक नहीं है कि एजुकेशन हैज टू डू विद कैपेसिटी बिल्डिंग. और वो चाहे जो क्वालिटी एजुकेशन है, वो चाहे आप स्पेशलाइज्ड फील्ड में आप बात कर रहे हो या फिर आप जनरल उसमें कर रहे हैं. और ये दुनिया का सबसे बड़ा एक ऐसा फील्ड है जिसमें मुझे लगता है कि हेल्थ केयर एंड एजुकेशन, किसी भी सोसाइटी की जो स्ट्रेंथ होती है वो आपका इन दो चीज़ों से होती है, कि कैसा उसका हेल्थ केयर सिस्टम है और कैसा उसका एजुकेशन सिस्टम. दुर्भाग्य से हमारी सरकार इन दोनों पे ही इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही है. वो एक अलग बात है, वो क्रिटिकल पॉइंट है. एंड आई नो मैं एक सरकारी ऑडियंस को यहाँ पर एक सरकारी फोरम से बोल रहा हूँ, बट एनीवे आई एम स्पीकिंग इन माई ओन इंडिपेंडेंट कैपेसिटी एज एकेडमिशियन. तो इसमें कोई शक नहीं है कि एजुकेशन कैपेसिटी बिल्डिंग का सबसे महत्वपूर्ण एक साधन है. और यदि आपको किसी को भी यदि एम्पावर करना हो तो उसका फर्स्ट एंड परहैप्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है वो है आपका एजुकेशन. यदि वो नहीं होगी तो आप जिंदगी में कहीं भी नहीं होंगे. आज मेरे जैसे एक गांव में एक किसान परिवार में पैदा हुआ इंसान जो कि बचपन में नेत्रहीन हो गया, आज मैं हिंदुस्तान के वन ऑफ द टॉप कॉलेजेस में पढ़ा रहा हूँ, अमेरिका की एक लीडिंग यूनिवर्सिटी से PhD करके आया हूँ. इसका सबसे बड़ा फैक्टर यही है कि मुझे एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज मिल गई. मुझे ये एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली होती तो मैं आज यहाँ नहीं होता. और यही बात हमारे तमाम लोगों के लिए लागू होती है जो एजुकेशन के बलबूते पे एम्पावर होते हैं. कितने लोग होते हैं जो पैदाइशी रईस होते हैं? 99% लोग नहीं पैदाइशी रईस होते हैं. इस मॉडर्न मोबाइल सोसाइटी में सबसे बड़ा जो एक फैक्टर है वो आपका सेल्फ मेड मैन का जो कॉन्सेप्ट है, एंड दैट कम्स प्राइमरली, इट स्टार्ट्स विद एजुकेशन. तो एजुकेशन डेफिनेटली, इसमें कोई शक नहीं है कि इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट. आई थिंक इसमें तो कोई डिबेट वाली बात कहीं रह ही नहीं जाती है कि इसके अलावा कोई और ऐसा कैपेसिटी बिल्डिंग का कोई फैक्टर हो सकता है क्या. डेफिनेटली ये सबसे एक महत्वपूर्ण और सबसे इफेक्टिव साधन है जिसको कहा जाए कैपेसिटी बिल्डिंग का. और वो चाहे एक जनरल एजुकेशन आम बच्चे की बात हो या किसी डिसेबल्ड बच्चे की एजुकेशन की बात हो, आई थिंक इट अप्लाइज इक्वली टू ऑल. थैंक यू सर. सर, अगला प्रश्न है शाजिया जी की तरफ से. इन्होंने लिखा है कि व्हाट इज द बिगेस्ट चैलेंज इन वर्किंग विद स्टूडेंट्स हु रिक्वायर स्पेशल एजुकेशन? ओके, आई थिंक इसका तो जवाब मेरे ख्याल से आप लोग जो प्रैक्टिशनर्स हैं, स्पेशल एजुकेटर्स हैं, शायद आप अच्छे से दे सकते हैं. लेकिन मैं तो एक एकेडमिक अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि जवाब दिया जाए तो उसमें तो यही लगेगा कि देखिए, सबसे बड़ी बात एक तो होती है एक्सेप्टेंस की. सामान्य तौर पे ये मान लिया जाता है एक डिसेबल चाइल्ड को जब वो पैदा होता है, ही इज डिसमिस्ड एज अ यूजलेस प्रोडक्ट ऑफ द सोसाइटी, कि भाई ये तो अब किसी काम का नहीं रहता है. मैं एक से एक बहुत हाईली अमीर परिवार के व्यक्तियों से मेरा इंटरेक्शन हुआ जो डिसेबल लोग हैं. और ये गरीब और अमीर की ही बात नहीं है, इनफैक्ट ये हमारा एक
माइंडसेट की बात है कि जहां ये कह दिया जाता है कि अरे यार ये क्या करेगा, और एज अ रिजल्ट आप देखेंगे कि फैमिली का भी उस पर फोकस नहीं होता है कि अरे जब ये नहीं करेगा, मेरे यहाँ मेरे 3 बेटे हैं और उसमें से एक बेटा यदि डेफ हो गया या ब्लाइंड हो गया तो मैं इस पर अपने लिमिटेड रिसोर्सेज में क्यों खर्च करूँ, मैं उन 2 बच्चों पे करूँगा जो कि मुझे लगता है कि जिनका कुछ फायदा होगा और वो उसका वो करे। तो सबसे बड़ा हिंड्रेंस आपका माइंडसेट, जो कि फैमिली के साथ में भी यही प्रॉब्लम है। टीचर्स भी सामान्य तौर पे ये इंक्लूसिव एजुकेशन में बहुत बड़ा चैलेंज आएगा कि यार ठीक है तो सरकार ने हमारे ऊपर इम्पोज कर दिया कि भैया इनको पढ़ाना है तो इनको क्लास में बैठे रहने दो, ठीक है, तो वो चाहे समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं, नन ऑफ आवर बिजनेस, ठीक है, अब हमने एडमिशन दे दिया, हमारा काम था, अब इनको पढ़े रहने दो, हम लोग फोकस करें उन बच्चों पे जो देखने वाले बच्चे हैं, जो सुनने वाले बच्चे हैं। तो आई थिंक माइंडसेट सबसे बड़ा एक वो है, यदि आपका माइंडसेट यदि पॉजिटिव है, आपकी अप्रोच पॉजिटिव है, तो आप कुछ ना कुछ तरीके निकाल लेते हैं, और यदि आपका माइंडसेट नेगेटिव है तो आप 10 बहाने निकालेंगे कि भाई ये तो नहीं हो पाएगा। जैसे मुझे मालूम है जब हम लोग नौकरी ढूंढा करते थे 1990s में, सौभाग्य से मुझे नहीं चैलेंज फेस करना पड़ा, बट मेरे जितने भी साथी थे 1980s और 1980s में दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब नौकरी के लिए जाया करते थे लेक्चरशिप की, तो उनसे ये पूछा जाता था भाई आप पढ़ाओगे कैसे। अब मैं समझ रहा हूँ इट्स इग्नोरेंस, लेकिन इग्नोरेंस के अलावा एक होता है कि आप यू आर रेडी टू ओपन, आई मीन यू आर ओपन टू कंसीडर कि भाई ये कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, आप जानने की कोशिश करोगे। लेकिन हमारे यहाँ एक ये जो नेगेटिव एटीट्यूड ऐसा हो गया, अरे ये तो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आई थिंक टू मी दैट्स अ बिगेस्ट चैलेंज जिसको देखा जाए तो, और आप माइंडसेट यदि करेंगे आपका पॉजिटिव होगा तो आई थिंक यू ट्राई टू फाइंड क्रिएटिव वेज, किसी न किसी तरह से आप उस पर फोकस होके उस बच्चे पे ध्यान देंगे, और आई एम श्योर जिस किसी को भी एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी मिलती है वो हेलन केलर जैसे लोग भी आगे बढ़ते हैं, तो मेरे ख्याल से कोई भी किसी भी लेवल का किसी भी चैलेंज किसी भी पोजीशन की लेवल की चैलेंज पोजीशन हो, आई एम श्योर आई थिंक एनी चाइल्ड हैज अ पोटेंशियल टू राइज हाई इन हिज लाइफ। बट आई नो कि मेरा एक एकेडमिक आंसर है, आप लोग शायद इस सवाल का जवाब जो आप लोग ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं स्पेशल एजुकेटेड स्कूल लेवल पे, शायद आप शायद इसका ज़्यादा अच्छे से जवाब समझ पाएंगे। धन्यवाद सर, आपने बहुत ही सुंदर जवाब दिया सर, क्योंकि माइंडसेट किसी भी चैलेंज के लिए माइंडसेट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपने बिल्कुल सही कहा सर। सर चंद्रभान द्विवेदी जी ने एक प्रश्न पूछा है कि समावेशी शिक्षा की मूलभूत समस्याओं के बारे में, और उसमें शिक्षक, विशेष शिक्षक की बात कही है, और विशेष शिक्षक का न होना एक बहुत बड़ी समस्या है। इसके लिए किस तरीके से हमें काम करना चाहिए, और विशेष शिक्षक के ना होने पर क्या असर पड़ रहा है हमारे चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज में, उसके ऊपर प्रश्न पूछा है सर। वेरी गुड। देखिए मैंने थोड़ा सा संक्षेप में इस बारे में बात की थी जब हमारा लेक्चर के दौरान, तो इसमें देखिए मेरा मानना यह है कि जो समावेशी शिक्षा की हम बात कर रहे हैं, जिस ढंग से इसको इम्प्लीमेंट करने की बात की जा रही है, ये चीज़ प्रैक्टिकल नहीं है। आप ये सोचें कि एक जिले में 10 डेफ बच्चे हैं जो अलग अलग गांव में रहते हैं, और वहाँ आप 2 स्पेशल एजुकेटर अपॉइंट कर देते हैं, जो मैंने कहा कि आप सप्ताह में 1 बार जाएगा। उस बच्चे के लिए पहला स्किल है कि उसको साइन लैंग्वेज आनी चाहिए, और उसको साइन लैंग्वेज तभी आएगी जब आप, साइन लैंग्वेज का मतलब ये नहीं है कि आप मम्मी को बोलो कि मेरे को खाना दे दो। साइन लैंग्वेज का यहाँ पर मेरा मतलब है कि साइन लैंग्वेज थ्रू विच ही कैन एक्सेस एजुकेशन, ठीक है। तो वो जो, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि मैं थोड़ा सा इस चीज़ को लेकर क्रिटिकल हूँ कि ये टिपिकली वेस्टर्न मॉडल को यहाँ इम्पोज किया जा रहा है बिना ये जो लार्जर रियलिटी है, सोशो इकोनॉमिक रियलिटी है हमारे समाज की, उसको ध्यान में रखे हुए। तो देखिए इसका सोल्यूशन तो हो सकता है, देयर कैन बी मॉडल स्कूल्स, और मॉडल मैं तो ये मानूंगा यदि आप ये और डिटेल में जाने की बात है। देखिए नवोदय स्कूल्स का कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ राजीव गांधी ने जो 1986 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी उसके बाद शुरू हुआ है। उस मॉडल पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एटलीस्ट प्राइमरी या 8th क्लास मिडिल स्कूल लेवल तक आप स्पेशल स्कूल इंट्रोड्यूस कर सकते हो, जहाँ की यू हैव स्पेशलाइज्ड चिल्ड्रन, आई मीन स्पेशलाइज्ड टीचर्स, जो कि साइन लैंग्वेज के लिए डेफ बच्चों के लिए एक साइन लैंग्वेज में एक्सपर्ट टीचर होगा,
ब्लाइंड बच्चों के लिए ब्रेल में एक्सपर्ट टीचर हो, तो वो जो बेसिक लेवल की जो एजुकेशन है उसमें जो ये बेसिक स्किल्स है वो एक बार बच्चे को मिल जाते हैं। तो उसके बाद हो सकता, उसके बाद हम सब लोग कॉलेज में पढ़े हुए हैं, कॉलेज में तो कोई स्पेशल कॉलेज होते नहीं है, जस्ट लाइक स्पेशल स्कूल्स। हायर एजुकेशन लेवल पे तो पूरा इंक्लूसिव मॉडल सदियों से चलता आ रहा है। तो यही जो चीज है इसको आप आगे चल के ये कर सकते हैं कि बेसिक लेवल की जो एजुकेशन है उस पर फोकस किया जाए, जो बेसिक स्किल्स है रिक्वायर्ड एक बच्चे के एजुकेशन के लिए उनको डेवलप किया जाए। सॉरी मेरा वीडियो हट गया था थोड़ा। हाँ, तो एक सेकेंड, सॉरी मेरा माइक ऑफ है सर। अच्छा हाँ नहीं ठीक सर आपकी आवाज आ रही है। आ रही है, ठीक है सर। हाँ ओके, तो ये एक तो हमें इसको आई थिंक वील हैव टू रीथिंक दिस इंक्लूसिव एजुकेशन मॉडल कि आप, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इंक्लूसिव मॉडल को अडॉप्ट ना करें हिंदुस्तान में, बट इट हैज टू बी अडॉप्टेड टू द इंडियन कंडीशंस। और आप ये सोचें कि दूर दराज की पहली क्लास में एक डेफ बच्चे को आप स्कूल में पढ़ा देंगे गाँव के एक स्कूल में, और वो एक आम बच्चों के साथ में, वैसे जब टीचर ट्रेंड नहीं है उसके लिए, खाली बेसिक साइन लैंग्वेज आ गई तो उससे भी ऐसा नहीं कि टीचर वो ट्रेंड हो गया एक डेफ बच्चे को पढ़ाने के लिए। तो दो चीजें हैं, एक तो है कि इनिशियल लेवल पे आई थिंक नवोदय के मॉडल पे, नवोदय स्कूल्स के मॉडल पे प्राइमरी लेवल या मिडिल स्कूल लेवल तक के स्कूल्स को इंट्रोड्यूस किया जाए, जहाँ की स्पेशल स्किल्स जो रिक्वायर्ड होते हैं बच्चों को वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वो प्रोवाइड किया जाए। दूसरा, डेफिनेटली वी हैव टू फंड मोर एंड मोर टीचिंग प्रोग्राम्स फॉर स्पेशल चिल्ड्रन, फॉर स्पेशल टीचर्स जो स्पेशलाइज्ड होंगे, एक्सपर्ट होंगे, और उसमें बहुत ज़रूरी है कि फंडिंग जो है सफिशिएंट उस लेवल पे प्रोवाइड की जाए, जो कि स्पेशलाइज्ड जो टीचर्स होंगे उनके एजुकेशन के लिए उस पर ध्यान दिया जाए। और मैं कह रहा हूँ कि वो नॉर्मल बीएड में भी हो सकता है। जैसे बीएड में बात की गई है, जैसे ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है इसमें बात की गई है मेजर और माइनर प्रोग्राम की, तो आप कर सकते हैं कि एक व्यक्ति हो सकता है कि जो बीएड करना चाह रहा है वो माइनर एक सब्जेक्ट में मेजर कर ले, एक सब्जेक्ट में माइनर कर ले। सपोज डिसेबिलिटी में किसी का इंटरेस्ट है तो मान लो ब्लाइंडनेस के फील्ड में माइनर कर ले, डेफनेस के फील्ड में मेजर कर ले। तो इस टाइप का जो है ये प्रोविजन तो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, लेकिन सवाल ये है कि इसको आप कितना एनकरेज करेंगे। ये बहुत हद तक आपका इसके इंसेंटिव देने की जरूरत है, और ये हो सकता है यदि सरकार इस मामले में सीरियस हो तो। पर मुझे नहीं लगता है कि इस मामले में कुछ बहुत सीरियसली काम होने वाला है। कागज में ये बात कह दी गई है, बट इस पर कितना फंडिंग दी जाएगी, कितना इस चीज को एनकरेज किया जाएगा, ये सब उस पर डिपेंड करेगा इस चीज को हम कितना आगे बढ़ा पाएंगे। थैंक यू सर। आपने हमारे जो भी सवाल थे उनका बड़ी बेबाकी से उत्तर दिया, और हम लोगों का एक मार्गदर्शन किया कि शिक्षा नीति से संबंधित, राष्ट्रीय शिक्षा नीति से संबंधित जो भी हमारे चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज के लिए बातें कही गई हैं उन पर प्रकाश डाला, उनके स्कोप के बारे में बात कही। सर अब कोई प्रश्न संभवतः मुझे नहीं दिखाई दे रहा है हमारे चैट बॉक्स में, तो मुझे लगता है कि जो ज्यादातर प्रश्न थे उनके उत्तर आपके उद्बोधन में आ गए हैं, इसलिए शायद प्रश्न नहीं आए। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आपने सीआरसी लखनऊ के द्वारा ऑर्गेनाइज इस वेब संगोष्ठी में आकर हमें समय दिया, क्योंकि आप बहुत व्यस्त थे और आपसे कई बार हमारे साथी मंतोष जी का वार्तालाप हुआ, उसके बाद में आपसे समय मिल पाया, लेकिन आपने हमें समय दिया और आज इस उद्बोधन के लिए हमारी इस वेब संगोष्ठी में उपस्थित हुए। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी संपूर्ण सीआरसी की टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और निश्चित ही आज के इस उद्बोधन के द्वारा हम काफी कुछ सीख पाएंगे, काफी कुछ लेके जाएंगे कि हमें नई शिक्षा नीति के साथ क्या क्या करने की जरूरत है, हमें चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज के साथ क्या क्या करने की जरूरत है। हम जरूर यहाँ से काफी कुछ सीखे होंगे। सर एक महत्वपूर्ण जानकारी है जो मैं आप सभी प्रतिभागियों और हमारे मुख्य वक्ता के सामने साझा करना चाहता हूँ। भारत सरकार के दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग की तरफ से एक मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास हेल्पलाइन सेवा शुरू की गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य है ऐसे मानसिक अस्वस्थ लोगों का पुनर्वास करना जिन तक कोई भी
डॉक्टर नहीं पहुंच पाता है या जिन तक सहायता नहीं पहुंच पाती है और वो उस मानसिक समस्या से अपने आप को निकाल नहीं पा रहे हैं, उनकी उस मानसिक समस्या का निवारण नहीं हो पा रहा है और वो किसी न किसी कारणवश डॉक्टर के पास भी नहीं जा पा रहे हैं, तो उनके लिए भारत सरकार के दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग ने जो हेल्पलाइन शुरू करी है उसका नंबर है 1800599019। यह हेल्पलाइन, इसका जो नंबर दिया गया है वो टोल फ्री नंबर है, 24x7 इसकी वर्किंग है और इसके द्वारा हम लोग, हमारा जो सीआरसी लखनऊ है वो वेस्टर्न यूपी के लिए अपनी सेवाएं दे रहा है। वेस्टर्न यूपी में रहने वाले जितने भी लोग हैं जो मानसिक अस्वस्थता से गुजर रहे हैं, वो इस हेल्पलाइन पर कॉल करके अपनी जो भी समस्याएं हैं उनका निवारण पा सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले उसे हमारी हेल्पलाइन पर फोन करना पड़ेगा, देन उसे लैंग्वेज चूज करना पड़ेगा, हिंदी या इंग्लिश। उसके बाद में उसे उत्तर प्रदेश का चयन करने के लिए एक दबाना पड़ेगा फिर से, और उसके बाद में पश्चिमी यूपी का अगर वो व्यक्ति है और सीआरसी लखनऊ से सेवाएं लेना चाहता है तो उसे 7 नंबर डायल करना पड़ेगा, दबाना पड़ेगा, जिसके द्वारा हमारे पास उसकी कॉल आएगी और हम उसका उचित निवारण कर पाएंगे। यह मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास की जो हेल्पलाइन है उसको आप सभी के द्वारा इसको आगे बढ़ाने की जरूरत है, जिससे कि जो भी लोग मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं उनको इस सेवा का लाभ मिल पाए। अब मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूंगा हमारी जो नेशनल इंस्टीट्यूट है जिसके अधीन सीआरसी लखनऊ कार्य कर रहा है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शारीरिक दिव्यांगजन संस्थान नई दिल्ली, हमारे राष्ट्रीय संस्थान की निदेशिका महोदया आदरणीय स्मिता जयवंत मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि उनके द्वारा हमें निर्देशन मिलता रहता है कि हम इस तरीके के वेबिनार आयोजित करें। साथ ही हमारे नवनियुक्त निदेशक महोदय आदरणीय श्री रमेश पांडे सर का बहुत बहुत धन्यवाद कि सर हमें मार्गदर्शन देते हैं और हमें लगातार ऐसे कार्यक्रम करने के लिए बोलते रहते हैं, जिससे कि हम इस तरीके की दीप संगोष्ठी आयोजित कर पाएं और हमारे मुख्य वक्ता, जो आज के मुख्य वक्ता हैं, उनके जैसे एक्सपर्ट लोगों को बुला पाएं। तो आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद। साथ साथ में हमारे मुख्य वक्ता जो इस पूरे कार्यक्रम के, पूरे इस प्रोग्राम के मेन कहिए, जिन्होंने इस प्रोग्राम को पूरा कार्यक्रम ही बनाया और जिनके उद्बोधन से आज हम सब लोग नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में कुछ ना कुछ सीख के जाएंगे। तो सर डॉक्टर जगदीश चंद्र सर का बहुत बहुत धन्यवाद कि सर अपने व्यस्ततम समय में से आए और हम लोगों को मार्गदर्शित किया, हम लोग को नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बताया। सर आपको प्रणाम करते हुए मैं सादर धन्यवाद प्रेषित करता हूं संपूर्ण सीआरसी लखनऊ की टीम की ओर से। साथ साथ में हमारे सभी प्रतिभागियों का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने इस प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे, अनुशासन का पालन किया और इस प्रोग्राम से कुछ लेकर जा रहे हैं। साथ साथ में हमारी आईटी टीम को भी, हमारे आईटी एक्सपर्ट्स सुमित गिरी सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने उनके द्वारा ही इस वेबिनार को हम लोग आयोजित कर पाए हैं। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में हमारे जितने भी साथी हैं सीआरसी लखनऊ की तरफ से जुड़े हुए हैं, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम का समापन यहीं पर किया जा रहा है और एक फीडबैक लिंक आपको दिया गया है, जिस फीडबैक लिंक के द्वारा जब आप उसको फीडबैक लिंक को ओपन करेंगे और उसमें जो भी प्रश्न पूछे गए उनका जवाब देंगे, उसके बाद में फीडबैक आने के बाद में आपको आपका सर्टिफिकेट आपके मेल पर दे दिया जाएगा। इसी के साथ हम इस कार्यक्रम की समाप्ति करते हैं। आप सभी पार्टिसिपेंट एग्जिट हो सकते हैं। सर एक बार मैं आपको प्रणाम करता हूं और आपका फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। Thank you very much. That's very kind of you. Thank you so much.
Rajendra Kumar and 3 more left. In-call audio output, audio off button. Double tap to switch audio output. Karuna Nidhan Gupta, Satish Kumar Yadav muted. More controls button. British Gautam and 3 call button. Double tap back button. Turn camera off. Chandrabhan Trivedi is the main speaker. Pushpendra Kumar and 4 more left. Chandrabhan Trivedi is the main speaker. Leave call button. Double tap to activate. Turn microphone off. Turn camera off. Double tap to activate. Turn microphone off. More controls button. Mayank Pandey and 5 more left. Double tap to activate. Natasha Rai left. Leave call button. Anurag Pandey left. Double turn camera off. Satish Kumar Yadav left. Turn microphone off. Double tap to activate. Sudesh Agarkar left. More controls button. Chandrabhan Trivedi left. Double tap to activate. Back button. Home button. Back button. Delete. Kanhaiya Lal left. उसके बाद विकास